कहानी की शुरुआत साल 2010 से होती है। हम नाम जी जून और उसके भाई से मिलते हैं। नाम जी जून अपने भाई को शहर लेकर आया था ताकि उसे ली जू ऑन की कंपनी में नौकरी दिला सके। लेकिन जब ये लोग यहाँ पहुंचते हैं तो ली जू ऑन और उसकी कंपनी पर उसके दुश्मन ग्रुप बेंसन ग्रुप हमला कर देता है, जिसमें ली जू ऑन ग्रुप के बहुत से लोग पहले ही मारे जा चुके होते हैं। इसी दौरान नाम जी जून खुद सामने आता है और लड़ाई में कूद जाता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड में बेंसन के कई आदमियों को मार देता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में ली जू ऑन ग्रुप का मैनेजर दिखाया जाता है, जिसे किसी ने किडनैप किया होता है और थोड़ी ही देर में उसे भी मार दिया जाता है। अब जैसे ही ये मामला सामने आता है, ली जू ऑन अपने दुश्मन बेंसन से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि इस मर्डर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा बेटा एक मर्डरर है। बेंसन ली जू ऑन से कहता है कि मैं इन सारी लड़ाइयों में शामिल नहीं होना चाहता, तुम इस बात को अपने तरीके से हैंडल करो और इसके बदले में मैं तुम्हारा रियल एस्टेट केस क्लियर करवा दूंगा। ली जू ऑन भी इस डील को खराब नहीं समझता और अब वो अपना खास आदमी नम जी सियोक को ये सब हैंडल करने के लिए कहता है। और नाम जी सियोक सीधे उन असैसिन्स के पास जाता है जो कोरिया के सबसे खतरनाक आदमी थे, जिन्हें जूनमो ने अपना काम करवाने के लिए हायर किया था। नाम जी सियोक उन्हें धमकी देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। 2 दिन के अंदर कोरिया छोड़ दो, वरना तुम्हें अपना एंड खुद देखने को मिलेगा। और याद रखना, जूनमो को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब ये बातें चल ही रही थीं कि तभी जूनमो खुद वहां आ जाता है और कहता है, हे, मुझसे बात करो, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? नाम जी सियोक उसकी तरफ मुड़कर कहता है, थोड़ी शर्म करो, तुम्हारे केस की वजह से दोनों कंपनीज पहले ही नुकसान झेल चुकी हैं। ये बातें जूनमो को गुस्सा दिला देती हैं और जब वो आगे बढ़कर नाम जी सियोक को मारने की कोशिश करता है तो नाम जी सियोक उसे उसी पंच से मार देता है और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद नाम जी सियोक अपने भाई से बात करता है कि उसका बॉस ली जून उस पर पूरा बिजनेस हैंडल करने का दबाव डाल रहा है, लेकिन वो कंफ्यूजन में है कि उसे क्या करना चाहिए। नाम जी जून को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और सियोक को समझाता है कि अपने दिल की सुनो। इसके बाद नाम जी सियोक अपने घर वापस आता है और उसे पार्किंग में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जब वो अपनी बिल्ली को खाना खिला रहा होता है तो वो देखता है कि कार्स के पीछे छिपे हुए लोग बाहर आ रहे हैं। अचानक एक मास्क्ड लड़का सियोक पर हमला कर देता है। सियोक उसे भागते हुए ही पकड़ लेता है। वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसे मारने आए हैं। वो एक एक करके सबसे लड़ता है क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थीं। पीछे से हमला करने वालों को वो कंधे पर वार करके गिरा देता है। जो आदमी नाइफ लेकर उस पर हमला करता है उसे भी सियोक गिरा देता है। फिर सियोक उस नाइफ से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सियोक डर जाता है। वो उसे छोड़ देता है और खड़ा हो जाता है। इसी समय उसके भाई का कॉल आ रहा होता है। उसका दिल बहुत घबरा जाता है। अब सियोक कॉल भी नहीं उठा पाता कि जिस लड़के की जान उसने छोड़ी थी वही लड़का पीछे से आकर उसके दिल में चाकू घोंप देता है और यहीं सियोक की मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोक के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। फ्यूनरल में ली जून यानी सियोक का बॉस और उसके सारे एम्प्लॉइज आए होते हैं। इन सब के बीच नाम जी जून वहां पहुंचता है और ली जून के कहने पर सब लोग उसके सामने झुकते हैं। उसके दुख और सम्मान में थोड़ी देर बाद नम जी जून जाकर दोनों चेयरमैन से मिलता है, जो आपस में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसका काम कौन करेगा। तभी नाम जी जून उनसे अपने भाई की मौत के बारे में पूछता है और उन्हें याद दिलाता है कि 11 साल पहले उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि मैं तुम्हारे मामलों से दूर रहूंगा, लेकिन तुम मेरे भाई की प्रोटेक्शन करोगे। तो फिर बताओ उसके साथ क्या हुआ? दोनों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब नाम जी जून अपने भाई के घर जाता है। वहां वो देखता है कि उसके भाई ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज तैयार किया था। ये देखकर वो इमोशनल हो जाता है और अपने भाई के किलर से मिलने का फैसला करता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है। नाम जी जून उस लड़के से बहुत सवाल पूछता है ताकि ये पता चल सके कि असल में इस मौत के पीछे कौन था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। नम जी जून को बताया जाता है कि किलर का एक छोटा भाई भी है। फिर नम जी जून उसे ढूंढने निकलता है और उसके भाई को पकड़ लेता है। बाद में वो किलर को ब्लैकमेल करता है और उसे सच बताने पर मजबूर करता है कि सियोक को मारने के पीछे किसका हाथ था और किसने उसे मारने का ऑर्डर दिया था। वो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे ये जॉब डार्क वेब से मिली थी। अब नाम जी जून किलर की लॉयर से मिलता है और उससे इस मर्डर के बारे में पूछता है तो वो उसे एक बिजनेस कार्ड देती है उस आदमी का जिसने सिम 1 नाम से एक डार्क साइट बनाई थी जहां लोग पैसे देकर किलर्स हायर करते थे। लॉयर कहती है कि यहाँ से तुम्हें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी तरफ सियोक का बॉस ली जून भी उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पर शुरू कर चुका होता है। पुलिस स्टेशन में भी सियोक के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। सबको पता था कि बेंसन ली जून ग्रुप के किलर्स में से एक है। यहाँ उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि बेंसन और ली जून पहले एक ही गैंगस्टर के लिए काम करते थे। फिर उस आदमी के बेटे की मौत के बाद उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया और तब से ये दोनों अपनी अपनी पावर में आ गए और अंडरवर्ल्ड में दुश्मनों की तरह उभर कर सामने आए। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन जीएम कर रहा होता है। दूसरी तरफ
वो आदमी जो डार्क वेब चला रहा था, जहाँ से सियोक के मर्डर के लिए किलर को पैसे मिले थे, उस आदमी का नाम एक था। नाम जीजून का कॉल सुनते ही उसके मुंह से तोता उड़ जाता है और साफ पता चल जाता है कि वो न सिर्फ नाम जीजून को पहले से जानता था, बल्कि उससे डरता भी था। जैसे ही नाम जीजून उसके ऑफिस पहुंचता है, वो देखता है कि उसके सारे लोग बहुत बुरी तरह पिटे हुए थे और उसका ऑफिस भी पूरी तरह तबाह था और नाम जीजून पहले से ही वहां मौजूद होता है। मुआन उसके पैरों में बैठ जाता है और बड़बड़ाने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। नाम जीजून उठता है और उसे कई पंचेस मारता है, जिससे उसके मुंह से सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। नाम जीजून उसे बताता है कि सियोक का बायर यानी बेंसन का बेटा जुन्नू है। ये खबर ली जून को भी मिल जाती है। जो इन्वेस्टिगेटर ये खबर ली जून को दे रहा होता है, वो उससे कहता है कि ये बात कंपनीज तक नहीं जानी चाहिए। वहीं ली जून उसे अपने लोगों से ये बात छुपाने को कहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि पुलिस का इन्वेस्टिगेटर ये सब एक स्पेशल डिवाइस से सुन रहा था, जो उसने ली जून के ऑफिस में लगा रखा था। यहाँ हम देखते हैं कि ली जून तुरंत बेंसन के साथ एक मीटिंग रखता है और बेंसन को सच बता देता है कि तुम्हारे बेटे ने नाम जी सियोक का मर्डर किया है। बेंसन साफ साफ इनकार करता है और कहता है कि इस मर्डर से न तो मेरी कंपनी का कोई लेना देना है और न ही मेरा। अब वो लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी नाम जी सियोक वहां आ जाता है। वो बेंसन की आंखों में देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम इस मर्डर में शामिल हो? दोनों उसकी तरफ देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते। इस समय बेंसन डरे हुए लहजे में जवाब देता है। तब नाम जी सियोक उससे कहता है, मुझे पता है कि ये मर्डर तुम्हारे बेटे ने किया है। अगर तुम इसमें शामिल नहीं हो तो बस अलग बैठकर ये ड्रामा देखते रहो। ये कहकर नाम जी सियोक वहां से चला जाता है। बेंसन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो ली जून के सामने गिर जाता है और उससे मदद मांगता है और बदले में उसे एक पूरा होटल देने की पेशकश भी करता है। इसके बाद बेंसन घर जाता है और अपने बेटे जुन्मू को खुद ही मार देता है, क्योंकि बचपन में उसने जो किया था वो किसी भी माफी के काबिल नहीं था। यहाँ जुन्मू बेशर्मी से कहता है, हाँ मैंने नाम जी सियोक को मारा है क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की थी। इधर नाम जी सियोक अपने पुराने दोस्त से मिलता है और उससे माफी मांगता है। नाम जी सियोक का असिस्टेंट भी अपने बॉस की मौत का बदला लेने के लिए पागल हो रहा होता है। वो भी नाम जी जून से मिलता है और अब ये लोग लॉयर की मदद से जुन्मू की सीक्रेट लोकेशन का पता लगा लेते हैं, जहां बेंसन ने उसे छिपा कर रखा था। दूसरी तरफ यांग नाम का एक आदमी ली जुवान को चेतावनी देता है कि बेंसन ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। उसने तुम्हारे आदमी को मरवाकर अग्रीमेंट तोड़ दिया है। तुम दोनों के बीच ये रूल था कि तुम एक दूसरे के ग्रुप को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम उन्हें माफ करके हिस्ट्री लिखो या फिर बदला लेकर बेंसन को मार दो और उसका सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लो। इस समय ये बात भी सामने आती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेटर ये सब सुन रहा था और वो सामने वाली बिल्डिंग में खड़े होकर एक फाइल खोलता है जिसमें ली जुआन का सर्च वारंट होता है। यहाँ बेंसन अपनी पोजीशन मजबूत करने और अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करता है। वो एक आदमी से नाम जी जून को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी नाम जी जून को मारने से मना कर देता है क्योंकि वो नाम जी जून की हैसियत जानता था। उस आदमी का इनकार सुनकर बेंसन अजीब हो जाता है और फिर वो एक दूसरे आदमी से कहता है कि उसके बेटे को अंडरग्राउंड कर दे, लेकिन जुन्मू कहीं भी छिपने को तैयार नहीं होता। वो लोगों से उल्टा कहता है, हम रोज लोगों को मारते हैं, तो इस आदमी के मर्डर पर इतना हंगामा क्यों? इनकी बातों के बीच नाम जी जून उस होटल पहुंच जाता है और उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और उसी समय उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन नाम जी जून बहुत आसानी से किसी की टांग और किसी का हाथ पकड़कर खुद को बचा लेता है और फिर उनकी टांग और हाथ तोड़कर उन्हें दूर फेंक देता है। एक एक करके सब मारे जाते हैं और इसी अफरा तफरी में बेंसन का आदमी जुन्मू को लेकर भाग जाता है। यहाँ नाम जी जून को वन भी मिल जाता है जिससे वह छिपने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन नाम जी जून उससे कहता है, सिर्फ 2 दिन, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। जुन्मू की लोकेशन मेरी टेबल पर होनी चाहिए। सीन कट हो जाता है। अब हमें जुन्मू को सेफ हाउस में दिखाया जाता है, जो अब सच में बहुत परेशान हो चुका होता है। वो अपने एक आदमी से पूछता है, आखिर ये दोनों भाई हैं कौन और सब लोग इनसे इतना क्यों डरते हैं? ये बताने के लिए कहानी 11 साल पीछे चली जाती है, जब बेंसन और ली जून दोनों एक ही आदमी के लिए काम करते थे। उनका बॉस दोनों पर बहुत भरोसा करता था। ली जून, जो अपने भाई को जॉब दिलाने आया था, एक दिन लड़ाई में उसकी मदद करता है और इस तरह बेंसन और ली जून बॉस के राइट हैंड बन जाते हैं। उन्हीं दिनों कंपनी में ये अफवाह फैल जाती है कि चेयरमैन अपनी कंपनी अपने बेटे को देने की बजाय ली जून और बेंसन को देने वाला है। चेयरमैन का बेटा इस अफवाह से गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों को मारने की प्लानिंग करता है। नाम जी जून को इस प्लान का पता चल जाता है और वो दोनों की जान बचाने के लिए चेयरमैन के बेटे को मार देता है। ये देखकर ली जून और बेंसन बहुत डर जाते हैं। उन्हें पता होता है कि अब चेयरमैन भी नाम जी जून के साथ साथ उन्हें भी मार देगा। तब बेंसन नाम जी जून से कहता है, तीनों के मरने से पहले तुम चेयरमैन को मार दो। उनकी बात मानकर नाम जी जून चेयरमैन को भी मार देता है। अब अगर वो चाहता तो पूरी कंपनी को खत्म कर सकता था, लेकिन कंपनी को खत्म करने की बजाय वो कंपनी को 2 हिस्सों में बांट देता है
और उनके साथ एक अग्रीमेंट करता है कि वो कभी भी उनकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, लेकिन बदले में ये लोग उसके भाई का ख्याल रखेंगे और हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करेंगे और ये दोनों ग्रुप्स कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस अग्रीमेंट के बाद ये बात सामने आती है कि नाम जीजून अंडरग्राउंड हो गया था। जो लड़का जुन्मू को ये कहानी सुना रहा होता है वो बताता है कि मुझे पुराने चेयरमैन के एक स्पेशल आदमी से पता चला था कि नाम जीजून ने असल में चेयरमैन के बेटे को मारा ही नहीं था। अब यहाँ ट्विस्ट आता है, ये बात उसे खुद भी नहीं पता थी। इधर बेंसन को नामजी सीओ के मर्डर के इन्वेस्टिगेटर के बारे में पता चल जाता है। अब दूसरी तरफ बेंसन का वही स्पेशल आदमी जिसे बेंसन ने जुन्मू को छिपाने के लिए कहा था, वो जाकर नाम जीजून से मिलता है। वो उससे कहता है कि तुम नाम जीजून के पूरे ग्रुप को नुकसान मत पहुंचाना, और उसी समय चुपचाप नाम जीजून के हाथ में एक नोट रख देता है जिसमें जुन्मू का एड्रेस लिखा होता है। अब नाम जीजून उस एड्रेस पर जुन्मू को मारने पहुंचता है और पता चलता है कि ये असल में जुन्मू का बिछाया हुआ ट्रैप था। जुन्मू ने खुद अपने स्पेशल आदमी को ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि नाम जीजून को मारना ही उसकी सबसे बड़ी आजादी होगी, क्योंकि वो उससे छिप नहीं रहा था और कई बार सेफ हाउस से निकलने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार नाकाम रहा। खैर, अब वापस चलते हैं नाम जीजून के सीन पर। वो जिस सीक्रेट जगह पर पहुंचता है, जैसे ही वो अंदर जाता है असैसिन्स उस पर हमला कर देते हैं। नाम जीजून को मारना और हराना इतना आसान नहीं था। नाम जीजून उनसे लड़ता है और सबको मार देता है, और फिर वो जुन्मू को फोन करता है और कहता है, अब मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। ये कॉल सुनते ही जुन्मू डर जाता है। यहाँ नाम जीजून अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और उसके फ्लैशबैक से हमें एक और ट्विस्ट मिलता है। नाम जीजून ने असल में चेयरमैन के बेटे को नहीं मारा था, उसे नाम जी सियोक ने मारा था। खैर, सीन्स वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि बेंसन उसी आदमी यांग को कॉल करता है जो पिछले सीन्स में ली जोंग उनको बेंसन के खिलाफ जंग के लिए उकसा रहा था। असल में यही आदमी इस सब के पीछे था, जिसका पता आगे चलकर चलता है, लेकिन फिलहाल बेंसन उससे कहता है कि उसने ली जून के साथ डील कर ली है और अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच कोई वॉर नहीं होगी। अगर अब कोई प्रॉब्लम बची है तो वो सिर्फ नामजून की है। अब बेंसन अपने गैंग से कहता है कि अगर तुम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लो तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी तरफ बेंसन का बेटा उस लड़की पर हमला कर देता है जो सेफ हाउस में थी। यहाँ पता चलता है कि जूनमो ने खुद ही उन लोगों को इस हाउस को तोड़ने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो इस हाउस से आजादी चाहता था। जो लोग सेफ हाउस पर हमला करने आए थे उनमें से एक चैंपियनशिप फाइटर भी था। जूनमो उसे नामजून को मारने के लिए 1 बिलियन यूएन देने की ऑफर देता है। इस समय हम जूनमो को देखते हैं जो अपनी चोटों पर बैंडेज कर रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो उसे रोक दो, तुम्हें इन ग्रुप्स के साथ बैठकर कहीं मीटिंग करनी चाहिए। बात करते करते वो अपने गैराज पहुंच जाता है और वहां वो देखता है कि जुन्मो पहले से ही अपने फाइटर्स के साथ उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो आता है जुन्मो उससे कहता है, मुझे तुमसे सिर्फ नमजून के बारे में जानना है और कुछ नहीं। अगर तुम बता दोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, वरना जो भी नतीजा होगा उसके खुद जिम्मेदार तुम होगे। ये आदमी गुस्से में आ जाता है और बैट उठाकर इन लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। जुन्मो का स्पेशल आदमी उससे लड़ता है और इसी लड़ाई में नामजून का दोस्त जुन्मो के स्पेशल आदमी को हरा देता है। लेकिन तभी जुन्मो खुद इस लड़ाई में कूद पड़ता है। वो बैट उठाकर घूमता है और नामजून के दोस्त पर वार करता है। नामजून का दोस्त जमीन पर गिर जाता है, उसके सिर से खून बह रहा होता है और वो होश में नहीं रहता। इसी दौरान जब नामजून अपने दोस्त को फिर कॉल करता है तो जुन्मो फोन उठा लेता है। जुन्मो उसे कहता है, तुम्हारा दोस्त और मेरा स्पेशल आदमी दोनों यहाँ मर चुके हैं, उनकी लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन अब भी तुम्हारे और मेरे बीच लड़ाई बाकी है, तो क्यों ना तुम सेफ हाउस आ जाओ। जुन्मो उसे सेफ हाउस का एड्रेस इसलिए देता है क्योंकि उसने पहले से ही वहां नमजून को मारने के लिए फाइटर्स हायर कर रखे थे। नमजून सबसे पहले अपने दोस्त के गैराज पहुंचता है। वहां वो अपने दोस्त की लाश देखता है। वहीं उसे एक बेसबॉल बैट भी दिखता है जो उसके दोस्त ने उसके लिए बनाया था। गुस्से में नमजून उस बैट को उठाता है और वहां से निकल जाता है। अब सेफ हाउस का सीन दिखाया जाता है जहां एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 ट्रेन्ड फाइटर्स मौजूद होते हैं। जुन्मो उन सबसे कहता है कि जो भी नामजून को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे अरबों यून दिए जाएंगे, यानी बहुत सारा पैसा। थोड़ी ही देर में नामजून भी वहां पहुंच जाता है और सामने इतने लोगों को देखकर वो सिर्फ एक पल के लिए सोचता है। जैसे ही ये लोग एक एक करके उस पर हमला करते हैं, नामजून अपनी स्किल्स से सबको मारना शुरू कर देता है। वो किसी के सिर पर बैट मारता है तो किसी के हाथ पैर तोड़ देता है। जो आदमी उस पर नाइफ से हमला करता है, नामजून उसी नाइफ से उसकी गर्दन में वार करके उसे मार देता है। फिर एक और आदमी उस पर हमला करता है। नामजून उसे दीवार से कुचलकर उसके चेहरे पर वार करता है। इतने लोगों को मरते देखकर कुछ लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वो फाइटर जिसे जुन्मो ने खास तौर पर नामजून को मारने के लिए बुलाया था, ये सब देखकर जुन्मो से कहता है, अब नामजून को मारने के लिए मुझे डबल पैसे चाहिए क्योंकि ये आदमी बहुत ज्यादा स्किल्ड है।
आखिरकार नमजून अंदर जाता है, जहां उसकी असली फाइटर के साथ लड़ाई शुरू होती है। ये फाइटर सच में जून का बराबरी का ओपोनेंट होता है। जून, जो पहले ही पीछे से आए लोगों से लड़ते लड़ते कमजोर हो चुका था, इस फाइटर के सामने भारी पड़ने लगता है। इन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है और जब नामजून समझ जाता है कि वो उसे सीधे नहीं हरा सकता, तो वो पास में पड़ा स्टीयरिंग केस तोड़ता है, उसका मिरर निकालता है और उस लड़के की आंख में घोंप देता है और इस तरह वो लड़ाई जीत जाता है। इसके बाद वो आखिरकार जुनमो के सामने पहुंचता है। जुनमो बहुत डरा हुआ होता है और कांपते हाथों से गन पकड़े रहता है। वो नमजून को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नमजून एक ही वार में गन उसके हाथ से गिरा देता है। जुनमो की सारी हेकड़ी निकल जाती है और वो नमजून से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो कहता है, देखो, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारा भाई पहले ही मर चुका है। मेरी मौत से वो वापस जिंदा नहीं हो जाएगा। जुनमो को नमजून कोई जवाब नहीं देता और पास में रखे बैट से उसे इतनी जोर से मारता है कि जुनमो रेलिंग से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद नमजून उसके पिता यानी बेंसन को कॉल करता है। जैसे ही बेंसन कॉल उठाता है, वो कहना शुरू करता है, देखो, मेरे बेटे ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, नमजून उसे बीच में रोक देता है और कहता है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी अब मर चुका है। ये कहकर नामजून फोन काट देता है और उसे अपने भाई की याद आ जाती है, जिसने आखिरी बार उससे कहा था कि अब हम जल्दी मिलेंगे। नामजून अब वहाँ से अपनी कार में निकल जाता है और अगले सीन में हम उसकी कार का एक्सीडेंट देखते हैं। इस एक्सीडेंट में उसकी कार ब्रिज से नीचे नदी में गिर जाती है और पता चलता है कि ये एक्सीडेंट भी जानबूझकर करवाया गया था, क्योंकि एक आदमी कार से बाहर निकलता है और फोन पर किसी से कहता है, अब नामजून भी मर चुका है। सीन्स फ्लैशबैक में चले जाते हैं। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब कई टीनेजर्स ने नामजून सियोक पर हमला किया था। जो लड़का उसकी कमर में चाकू मारता है, ये दिखाया जाता है कि उस हमले से सियोक की मौत नहीं हुई थी। वो हमला सियोक ने खुद सेट किया था और उसने वो नाइफ अपने कंधे से निकाल लिया था। लेकिन जब वो लिफ्ट से बाहर निकलने लगता है, तभी एक मास्क्ड आदमी सामने आता है। वो नामजून सियोक से लड़ता है और आखिर में उसे हरा देता है और उसकी गर्दन में नाइफ घोंप देता है। इस समय वहाँ एक डिटेक्टिव भी मौजूद होता है जो ये सब अपनी आंखों से देखता है। फिर भी पुलिस रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि नामजून सियोक उन लड़कों के हाथों मारा गया। दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव हान ये सारी बातें बेंसन को बताता है। डिटेक्टिव हान उस आदमी की रिकॉर्डिंग भी बेंसन को सुनाता है जिसने मर्डर को छिपाने का ऑर्डर दिया था। बेंसन उस आवाज को तुरंत पहचान लेता है। वो आवाज ली जून की होती है। खैर, अगले सीन में हम ली जून और बेंसन को उस जगह देखते हैं जहां नामजून की कार का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ बेंसन बेशर्मी से ली जून के सामने मान लेता है कि हाँ, मैंने नामजून को मरवाया है, क्योंकि उसने कल मेरे बेटे को मार दिया था और इसके लिए तुम मुझ पर केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा एक सीक्रेट भी जानता हूँ। नमजून सियोक को मारने के लिए जरूर मेरे बेटे ने भेजा था, लेकिन नमजून सियोक की मौत मेरे बेटे के गुंडों से नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे भेजे हुए आदमी के हाथों हुई थी और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। अब क्योंकि बेंसन का बेटा इस गलतफहमी की वजह से मर चुका था, इसीलिए बेंसन गुस्से में था और अब वो ली जून से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो उससे कहता है, मेरा बेटा मर चुका है तो अब तुम्हारा बेटा भी मरेगा। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस बेंसन के पूरे ग्रुप को पकड़ लेती है, लेकिन डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जिम ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि पुलिस ने बेंसन को खुद अरेस्ट नहीं किया। यहाँ खुलासा होता है कि जिम कोई और नहीं बल्कि ली जुवान का अपना बेटा है और वो न सिर्फ अपने पिता का बिजनेस संभालना चाहता है, बल्कि बेंसन ग्रुप पर भी कब्जा करना चाहता है और ये पूरा प्लान कहीं ना कहीं उसी का बनाया हुआ होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली जुवान जाकर यांग से मिलता है और उससे कहता है, मुझे पता है कि नमजी शौक को तुमने मारा था और फिर तुमने डिटेक्टिव हान को रिश्वत देकर मर्डर का इल्जाम मुझ पर डलवाया। वो उससे पूछता है, तुम्हें नमजी शौक को मारने की क्या जरूरत थी? यंग जवाब देता है, तुम कब से मुझे ब्लेम करने लगे? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने नमजी शौक को मारा? हो सकता है कि तुम्हारा बेटा ही मर्डरर हो। अब सीन कट होता है और हमें नामजी जून दिखाया जाता है जो नदी में गिरने के बाद भी मरा नहीं था, उसकी जान बच गई थी। अब वो सबसे पहले अपने भाई के असिस्टेंट से मिलता है और उसे अपने भाई की जरूरी चीजें सौंपता है। इधर वान और उसके साथी आपस में बात कर रहे होते हैं कि नामजी जून भी मर चुका है और अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन तभी नामजी जून उनके सामने आ जाता है और उन्हें खाना तक निगलना मुश्किल हो जाता है। नामजी जून गुस्से में उनसे कहता है, पता लगाओ कि मुझ पर हमला किसने किया था। दूसरी तरफ ली जून अपने बेटे जिम से पूछता है, क्या तुमने नामजी शौक को मारा था और बेंसन ग्रुप को क्यों पकड़ा? जिम साफ साफ अपने पिता के सामने जवाब देता है, मैंने नामजी शौक को नहीं मारा और बेंसन ग्रुप को पकड़ना ऑफिशियल्स का ऑर्डर था। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ बेंसन को बताया जाता है कि ली जून ने ही अपने बेटे के जरिए उसका ग्रुप पकड़वाया है। इसी वजह से बेंसन जंग के इरादे से ली जून के गैराज पहुंच जाता है। उसके पास बहुत कम लोग होते हैं। जब ली जून और बेंसन आमने सामने आते हैं तो दोनों में लड़ाई हो जाती है और ली जून बेंसन को मार देता है। दूसरी तरफ बेंसन की मौत की खबर सुनकर सबसे ज्यादा खुश यांग होता है। ये बात सामने आती है कि यांग ने ही बेंसन को ली जून के खिलाफ भड़काया था ताकि दोनों के बीच लड़ाई हो
और उनमें से कोई एक मर जाए। अब यांग सबके सामने आकर कहता है कि वो चाहता था कि इन दोनों में से कोई एक कंपनी खत्म हो जाए। और अब क्योंकि बेंसन मर चुका है तो बेंसन की कंपनी अब यांग की होगी। हम देखते हैं कि यांग के सॉफ्ट बोर्ड पर 3 नाम लिखे हुए थे, नामजी शॉक, बेंसन और ली जून। इनमें से अब वो एक और नाम काट देता है और यहाँ खुलासा होता है कि इन सारे मर्डर्स की प्लानिंग यांग ने ही की थी। लेकिन वो इतना चालाक था कि उसने अपने प्लान्स दूसरों के जरिए पूरे किए और खुद कभी सामने नहीं आया। 2 लोग मर चुके थे और अब सिर्फ ली जून को मारना बाकी था। हमें ये भी पता चलता है कि यांग सच्चाई जानता था कि नामजी जून ने चेयरमैन के बेटे को नहीं मारा था। यहाँ हमें गैंग के पास्ट की सच्चाई भी पता चलती है कि यांग असल में एक पुलिस ऑफिसर था और गैंग के चेयरमैन बेंसन और ली जुआन के चेयरमैन ने ही उसे पुलिस में डलवाया था ताकि वो उनके क्राइम्स को कवर कर सके। उसे पता था कि नामजी शॉक ने ही चेयरमैन के बेटे को मारा था। शुरुआत में वो अपना काम करता रहा, यानी बेंसन और ली जून के क्राइम्स छुपाता रहा, लेकिन इस काम से जो पैसा उसे मिलता था उससे उसकी लालच खत्म नहीं हुई। कई सालों बाद उसने सोचा कि क्यों ना इन लोगों की कंपनी खुद ही ले ली जाए और सारा पैसा खुद कमाया जाए। सबसे पहले उसने बेंसन और ली जून के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम रही, बल्कि उसकी कोशिशों से दोनों का रिश्ता और मजबूत होता चला गया। अब यांग जिम जाता है और कहता है कि बेंसन मर चुका है, अब तुम्हें अपने डाइट के बारे में सोचना चाहिए। यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि ये दोनों पहले से ही मिले हुए थे। इधर पुलिस स्टेशन के बाहर नामजी स्योक यांग पर हमला करने आता है, लेकिन यहाँ यांग को एक क्रिमिनल बचा लेता है जो पहले से ही नामजी स्योक का दुश्मन था। सीन कट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जब ली जून कंपनी की बोर्ड मीटिंग के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी जिम उसे रोक देता है और कहता है कि अब से कंपनी वो संभालेगा। ली जून हैरान होकर पूछता है कैसे? तब जिम उसे बताता है तुमने मुझे उस कंपनी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मेरी जिंदगी उसी बिजनेस और उसी पावर में थी, इसलिए मैं पुलिस में चला गया। वहां जाकर मैंने कंपनी के रिकॉर्ड सिक्योर कर लिए। यांग से मिलने के बाद मैं इस कंपनी की हालत पर नजर रखता रहा और मैं इस कंपनी को तुमसे बेहतर चला सकता हूँ। ये कहकर वो कंपनी की बोर्ड मीटिंग में चला जाता है और सबको बताता है कि आज से वही इस कंपनी का नया चेयरमैन है। कई बोर्ड मेंबर्स वहां से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम की गूंजती हुई आवाज सबको वापस बैठने पर मजबूर कर देती है। इधर यांग को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि नामजी जून को ये सच्चाई पता चल चुकी है कि उसके भाई को यांग ने मारा था। इसलिए नामजी जून के उस दुश्मन को जिसने पिछली रात यांग की जान बचाई थी, यांग अपना ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड रख लेता है। नामजी जून के कहने पर गांव का वही आदमी यांग का लगातार पीछा करता रहता है और उसकी लोकेशन नामजी जून को देता रहता है। जब नामजी जून उसे मारने के लिए उसकी बिल्डिंग में पहुंचता है तो वहां उसका सामना अपने पुराने दुश्मन से होता है। यहाँ पता चलता है कि 11 साल पहले नामजी जून ने उसका हाथ काट दिया था, जिसकी वजह से उसने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी थी। वो नामजी जून से कहता है उस दिन तुम मुझे मार ही देते, हाथ काटने की बजाय, लेकिन जो दर्द तुमने मुझे दिया था आज मैं तुम्हें उससे आजाद कर दूंगा। वो अपने कटे हुए हाथ से नामजी जून से लड़ने लगता है और जब वो नामजी जून को हरा नहीं पाता तो गुस्से में खुद ही नाइफ से खुद को मार लेता है। ये भी दिखाया जाता है कि यांग ली जून को मारने के लिए उसके घर पहुंच चुका था। इसी वजह से ली जून और यांग के बीच लड़ाई हो जाती है और आखिर में यांग ली जून को गोली मारकर मार देता है। नामजी जून की बदकिस्मती ये होती है कि वो ठीक उसी समय वहां पहुंच जाता है और उसी वक्त पुलिस भी वहां आ जाती है और ली जून के मर्डर के आरोप में नामजी जून को अरेस्ट कर लिया जाता है। यांग बहुत चालाक होता है, वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर चुपचाप वापस आ जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि जिम रिकॉर्डर के जरिए अपने पिता के मर्डर की हर बात सुन रहा था और उसे अपने पिता की मौत का कोई दुख नहीं था, बल्कि उसने खुद अपने पिता को मरवाया था। जब नामजी जून पुलिस स्टेशन में होता है तो यांग वहां आता है और हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और तुम्हारा भाई भी चला गया। तुम जानते हो उसे मारने का प्लान मैंने ही बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि नामजी जून को एक गाड़ी में कहीं ले जाया जा रहा होता है। गाड़ी एक सुरंग से गुजरती है और जैसे ही पीछे से सुरंग बंद हो जाती है नामजी जून समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। असल में उसे मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। ये समझते ही नामजी जून वहां मौजूद सब लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह वहां से निकल जाता है। इसी बीच उसके सामने एक दूसरी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है। नामजी जून कुछ जरूरी सामान पकड़े हुए उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारी झूठी मौत की खबर हर जगह फैला दूंगा और कुछ समय बाद मैं भी कोरिया छोड़कर चला जाऊंगा क्योंकि मैं इन सब बातों से थक चुका हूँ। दूसरी तरफ पुलिस को यांग की सारी गलत हरकतों की जानकारी मिल जाती है
और वे उसके ऑफिस पर रेड करते हैं। उधर जिम एक असैसिन से मिलता है। यहाँ खुलासा होता है कि असल में यही असैसिन था जिसने हत्या की थी। वैसे तो यांग और जिम दोनों ने मिलकर नामजी स्योक को मारा था। अब जिम उसे एक नई पहचान देता है और कहता है कि अगर तुम यांग को मार दोगे तो मैं तुम पर लगे सारे चार्जेस हटा दूंगा। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिम ने पहले ही यांग को वार्निंग दी थी कि पुलिस तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिम ने उससे कहा था कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ये इन्वेस्टिगेशन रुकवा सकता हूँ। असल ट्विस्ट ये था कि सीजन के आखिरी हिस्से से जो पूरा प्लान हमें यांग का लग रहा था वह असल में जिम का बनाया हुआ था। वह चाहता था कि पहले ली जून और बेंसन आमने सामने आए, उसके बाद नामजी सेओक को मार दिया जाए। इस हत्या का इल्जाम जुन वू पर डाला जाए क्योंकि नामजी सेओक ली जून का आदमी था। इससे दोनों गैंग्स के बीच गैंग वॉर होनी थी। लेकिन यांग भी इतना बेवकूफ नहीं था। उसने इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और एक यूएसबी में डाल दिया था। अब यांग यह यूएसबी चुपचाप जिम को भेज देता है ताकि उसे पता रहे कि अगर वह फंसा तो जिम भी उसके साथ फंस जाएगा। अब हमें ली जून के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहां पॉलिटिक्स चल रही होती है और सब कुछ छुपाने की प्लानिंग हो रही होती है। गोल्फ क्लब का एक पैकेज जिसमें वह यूएसबी छुपी होती है, जिम का एक आदमी उसे लेकर छुपाने जा रहा होता है। लेकिन तभी नामजी जून उस पर हमला कर देता है। नामजी जून आसानी से उस आदमी को मार देता है जिसके हाथ में बैग होता है। लेकिन तभी वही असैसिन वहां आ जाता है जिसने नामजी स्योक को मारा था। जैसे ही वह यह बात नामजी जून को बताता है, नामजी जून गुस्से से पागल हो जाता है और होश में आते ही वह उसे बहुत आसानी से चाकू मारकर मार देता है। यह सब यांग सीसीटीवी से देख रहा होता है। अब वह बेसमेंट में आता है और रात में नामजी जून पर 2 गोलियां चला देता है। लेकिन घायल होने के बावजूद नामजी जून उससे लड़ता है और आखिर में वह यांग को चाकू मारकर मार देता है। इतना ही नहीं, संतुष्ट न होने पर वह यांग पर 2 गोलियां और चला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नामजी जून ली जून के फ्यूनरल में जाता है, वहां उसे सम्मान देता है और जिम से कहता है कि हम जरूर फिर मिलेंगे। यह कहकर वह बाहर चला जाता है। अंदर दिखाया जाता है कि जिम अब अपने डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर से मिल चुका होता है। वह उन्हें बेंसन ग्रुप संभालने का ऑफर देता है जबकि ली जुआन ग्रुप वह खुद संभालेगा। इस तरह ये सब मिलकर बहुत सारा पैसा कमाने वाले होते हैं। ये लोग खुद पुलिस सिस्टम के अंदर होते हैं, इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। इसी प्लानिंग के दौरान बाहर दिखाया जाता है कि नामजी जून नामजी स्योक के असिस्टेंट से मिलता है। वह उसे वही यूएसबी देता है जो उसने यांग के गोल्फ पैकेज से चुराई थी। उस यूएसबी में सबके खिलाफ सबूत होते हैं। यूएसबी देने के बाद नामजी जून अपने गांव वापस चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बेंसन और ली जून की कंपनीज एक नए नाम के साथ फिर से खड़ी हो जाती हैं, जिसका लीडर कोई और नहीं बल्कि जिम होता है। वह अपना पहला स्पीच देता है और कहता है कि हर इलीगल काम को लीगल बनाया जा सकता है। हम इस कंपनी में एक नई कल्चर लाएंगे और ये कंपनी तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। नामजी स्योक का असिस्टेंट वह यूएसबी एक लॉयर को दे देता है जिसमें सबके खिलाफ सबूत होते हैं और वह लॉयर एक जर्नलिस्ट की मदद से सारे सबूत मीडिया और सोशल मीडिया पर चला देता है। धीरे धीरे खबर फैलने लगती है और जो लोग उस कंपनी की मीटिंग में आए होते हैं वे सब कंपनी छोड़कर जाने लगते हैं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर भी जिम पर गुस्सा हो जाता है। गुस्से में जिम उसकी हत्या कर देता है। ये देखकर जिम का खास आदमी उसे अंडरग्राउंड रहने को कहता है जब तक वह सब कुछ साफ नहीं कर देता। इतने समय बाद नामजी जून भी वहां पहुंचता है। जिम का खास आदमी उससे कहता है, मुझे पता है तुम जिम से मिलने आए हो, चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। ये कहकर वह नामजी जून को आगे ले जाता है और पीछे से उस पर चाकू से हमला कर देता है। अब घायल हालत में भी नामजी जून खड़ा खड़ा जिम के ऑफिस तक पहुंच जाता है। जिम उसका स्वागत करता है और कहता है कि आज मैं जीत गया हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, पावर, प्रोग्रेस। लेकिन अब इन सब की कोई कीमत नहीं है, हालांकि मुझे यह सब बहुत पसंद था। यह कहकर वह खुद को मारने के लिए गन उठाता है, लेकिन नामजी जून उसके हाथ से गन छीन लेता है और चाकू से उसके हाथों की नसें काट देता है ताकि उसकी मौत आसान न हो और वह दर्द में मर जाता है। सीन कट होता है। हमें नामजी जून अपने गांव में दिखाया जाता है, उसी कैंप साइट पर जहां मूवी की शुरुआत में वह अपने भाई नामजी स्योक के साथ बैठा था। वह अपने भाई को याद करते हुए वहीं मर जाता है और इसी के साथ यह सीजन उसकी मौत और सबके विनाश को दिखाकर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।